हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन शून्य पीसीएस। और इसमें सिविल हिस्ट्री का पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्थ की जो आपकी 3 पार्टी स्ट्रगल था वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ हमने दिल्ली सल्तनत भी शुरू कर दिया है। अब दिल्ली सल्तनत के आगे हम जो खिलजी डायनेस्टी है वहाँ से हम शुरू करेंगे। सो बी विद मी और आप अच्छे से इसको देखिएगा। यहाँ पे तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो 1290 से 1320 एडी तक ये डायनेस्टी थी, आपको पता होना चाहिए। और इससे बहुत सारे सवाल भी आते रहते हैं बीपीएससी में बीच में। खिलजी नॉबल्स जो जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसकी शुरुआत मानी जाती है, जहाँ से ओवर थ्रू द इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स ऑफ बलबन इन 1290। आपको पता है हमने लास्ट डिस्कस किया था रक्त और लौह की नीति, यानी कि ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी था बलबन जिन्होंने चलाया था। उनके बाद कोई जो उनके रूलर्स थे आपके मामलुक डायनेस्टी के, वो इतने स्ट्रांग रूलर्स नहीं थे। उनके बाद रूल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, तो इस वजह से आपका जो खलजी वंश था वो शुरू हो गया था और जलालुद्दीन खलजी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। तो बलबन की जो उसकी डेथ के बाद उसका कैकुबाद जिसको हम बोलेंगे, उनका जो है ग्रैंडसन उनके आए थे, राइट। और वो भी काफ़ी जो है एक लूज पर्सनालिटी वाले पर्सन थे, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद खलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ये जो इवेंट है ये कॉल्ड डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन इन 1290 यहाँ पर आपका आ गया, क्योंकि डायनेस्टी चेंज हो गई थी, सल्तनत वही रही थी, राइट। तो अब डायनेस्टी कौन सी आ गई आपकी? खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, पर्सनल नेम इनका मलिक फिरोज। ये मैंने आपके लिए टेबल्स अब से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लर्न कर पाएंगे कम समय में। ठीक है। तो 1292 1296 जलालुद्दीन खलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर हो जाएंगे, और मोस्ट नोटोरियस इनका बहुत इनफेमस जिनको बोलेंगे ये रहेंगे साहिबुद्दीन उमर खान। ये इनको बोला जाता था, और 1316 में सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए आए थे। कुतुबुद्दीन खिलजी, मुबारक खान इनको बोला जाता था, 1316 में आए 20 तक। खिलजी डायनेस्टी 1320 में आकर ख़त्म हो गई थी, और खुसरो वो खान ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो देखा जाए अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। पहले सुल्तान थे जो दिल्ली सल्तनत के, वो काफ़ी एटीट्यूड जो था उनका, तो हिंदू के लिए यहाँ पर काफ़ी इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो फर्स्ट सुल्तान, मैंने बताया कि ये खुद अपने जो है जो बलबन थे उनकी डायनेस्टी को ख़त्म करके, मामलुक डायनेस्टी को ख़त्म करके यहाँ पर आए थे। तो ये स्टेटेड स्टेट should be based on the willing support of the governed, and as majority of population was Hindus, state cannot become a truly Islamic, right। तो यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि जब तक जो इतने ज़्यादा हिंदू, ऑफ कोर्स जो मुस्लिम्स रूल आए थे वो इतना यहाँ पे अल्पसंख्यक थे, काफ़ी माइनॉरिटी में थे, तो ज़्यादातर तो हिंदू ही थे पहले। तो हिंदुओं के रहते यहाँ पर इस्लाम जो है कम्प्लीटली नहीं आ सकता था, ये तो साफ जाहिर सी बात थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया, वो आप देख लीजिएगा। और इस वजह से वो अपने दरबार में दोनों तरह के लोगों को यहाँ पर रखते थे, बिकॉज ना हिंदुओं के बगैर काम चल सकता था, और मुस्लिम तो वो थे ही, राइट। तो उन्होंने गुडविल को जो जीता था, नोबिलिटी जितने भी मंत्रीगण थे उनकी। और उनके जलालुद्दीन खलजी का मर्डर कर दिया उनके सन इन लॉ, बाद में जो उनके दामाद भी बने, सॉरी दामाद थे जो उनके भतीजे थे पहले। तो उन्होंने, अलाउद्दीन खलजी ने इनका 1296 में को गद्दी से हटा दिया, इनका हत्या करके। ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी, इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये सबसे पहले जो है दक्षिण भारत पर इनका प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। तो रामचंद्र देव पर किसने आक्रमण किया सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, राइट। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि देवगिरी में किस पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खलजी डायनेस्टी में, तो वो रामचंद्र देव हो जाएंगे, रामचंद्र देव। ठीक है। तो स्पेलिंग आप प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको बात को याद रखिएगा। तो इसके बाद 1296 में उनके भतीजे से मिलने, और जो है देवगिरी के आक्रमण के पश्चात वहां पर पकड़ा गया, और उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक
उनका वध कर दिया गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नटोरियस, बदनाम, सबसे ज़्यादा इनफेमस आपके जो रूलर हो जाएंगे खिलजी डायनेस्टी के। उन्होंने अमीर तुजुक, इनको मास्टर ऑफ सेरेमनीज और अरीज मामलिक, मिनिस्टर ऑफ लॉ, इनको बनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और ऑफ कोर्स इनको कुछ यहाँ पे अच्छी जो है नोबेलिटी भी दी गई थी, इनको कुछ जगह पे रखा गया था, दरबार में काम करते थे, इसी का इन्होंने फायदा भी उठाया। और उनकी पॉलिसी जो थी टॉलरेंस की, इनके जो चाचा थे उनकी, रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने एकदम उसको उल्टा कर दिया और हार्श पनिशमेंट उनकी जगह रख दी। और ये बहुत ही क्रूर माने जाते थे, बहुत ही आक्रामक माने जाते थे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए, राइट। आसपास का आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रूल था वो इन्होंने दूसरे राज्यों को जबरदस्ती अपने अंदर मिलाया था, राइट। टू कीप होल्ड ऑन नॉबल्स, तो ये अपने जितने भी मंत्री थे उन पर बहुत कंट्रोल रखते थे। और ये इनकी, अब इनको चाहे इसको आप, ये खुद एग्रेसिव पॉलिसी इनकी रखते थे, बट इनकी जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से काम भी कर जाती थी। ये एक अच्छी बात हम इनके लिए कहेंगे कि अपने नोबल्स को उन्होंने कंट्रोल रखा, लूज पॉलिसी नहीं थी। इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने फेस्टिवल्स पर मैरिज विदाउट परमिशन उनके कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने शराब को बैन कर दिया था, इंटॉक्सिकेंट्स जो भी नशे की चीज़ें थी सबको बैन कर दिया था। सोशल गैदरिंग रिकॉग्नाइज बाय स्पाई सर्विसेज, इन सबको यहाँ पर आपका जो है बैन कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो जासूसी की संस्था थी, जो पूरे राज्य में आप पुराने ज़माने में आप देखते भी होंगे कि जो राजा जो है खुद हर एक चीज़ का पता नहीं कर सकता, इसलिए उसने स्पाई जो है अपॉइंट कर देता था। तो स्पाई जो सर्विसेज थी उसको रीऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। अब वो पहले ऐसे सुल्तान थे जो जिन्होंने क्या किया था कि रिलीजन को अपनी पॉलिसीज से अलग कर दिया, यानी कि उसकी पॉलिटिक्स जो था वो बिल्कुल अलग था, उसमें धर्म को लेकर उसने कोई मिलावट नहीं की थी कि मेरे धर्म में ये बात बोली गई तो मैं पॉलिटिक्स में भी इसको अपनाऊं, ऐसा ज़रूरी नहीं था, राइट। तो उन्होंने किंगशिप नोज नो किनशिप, इस बात को आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किनशिप, जो राजा है राजा को किसी भी तरह का किनशिप उसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भाई भाई भतीजावाद उसमें नहीं होना चाहिए। उस राजा का काम है राज्य करना, और वो बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, राइट। उसके लिए पॉलिटिक्स सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि उसमें वो और चीज़ों को लेके आए। बरनी, जियाउद्दीन बरनी जो थे उन्होंने तारीख फिरोज शाही जो है ये किताब लिखी है, उसमें उसके बारे में मेंशन किया गया है। उन्होंने उनके समय में अमीर खुसरो, जिन्होंने खड़ी बोली, अगर हम बोला जाए तो खड़ी बोली जो है आपकी, ये फिर अमीर खुसरो से ही इसकी शुरुआत पोइट्री में मानी जाती है। मीर हसन देहलवी ये भी इनके राज्य में थे। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर आजम, और उन्होंने अमीर खुसरो को तूताए हिंद का जो टाइटल है वो दिया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि तूताए हिंद किसको बोला गया है, तो तूताए हिंद आपके अमीर खुसरो जो पोएट थे, राइट, जो पोएट थे, जो कवि थे, उनको बोला गया है। तो इनके बारे में आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो आर्ट लवर थे, ठीक है। उनके समय पे पोएट्स वगैरह इन सबको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उनका राज दरबार पूरी तरीके से अलग था किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स से, राइट। तो ही डिफीटेड मंगोल्स इन द बैटल्स ऑफ जलंधर। अब इनके समय में क्या हुआ कि चंगेज खान को पता था कि चंगेज खान की बहुत फेमस रूलर हैं, दुनिया जीती थी उन्होंने, बड़े ही क्रूर थे, आक्रामक थे। और जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, उनके टाइम तक आते आते मंगोल्स जो है अपनी इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते थे, अंदर आना चाहते थे, बट ये इनके समय में एक पावरफुल चीज़ हुई कि इन्होंने मंगोल्स को वहीं रोक लिया, ये अंदर नहीं आने दिया। तो जालंधर का जो वॉर हो गया, किली का हो गया, अमरोहा का हो गया, रावी का हो गया, यही कुछ ऐसे बैटल्स थे जो इन्होंने मंगोल्स को आने से रोका, राइट। मलिक कफूर, वो उनके एक जिनको दास बोलेंगे हम, स्लेव हो जाएंगे, ठीक है, वो उनके जनरल थे, ठीक है, स्लेव्स के जनरल भी थे। ही लेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेडिशन, यानी कि उन्होंने जो है आक्रमण करके सदर्न इंडिया का जो पार्ट था, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया में कोई जो राज्य था जो मुस्लिम रूल था वो साउथ तक पहुंच गया था। और वो किसकी वजह से, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, उनके जो जो इनके दास थे, स्लेव,
मलिक कफूर इनकी हेल्प से सदर्न पार्ट में इन्होंने रेड किया था यादवों के अगेंस्ट ककैतिया। उसके बाद होयसाला। अमीर खुसरो जो आपका खजाइन उल फतू स्पीक्स अबाउट द अलाउद्दीन्स कॉन्क्वेस्ट, राइट। अमीर खुसरो का जो खजाइन उल फतू थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो है उनके बारे में जो है लिखा है, बताया है। इनकी जो किताब है इसके बारे में, इसमें, राइट। ये सब देख लीजिएगा। अब इसकी जो ये फेमस टेबल है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, और इसमें सब कुछ मैं चीज़ें मैंने एक साथ इंक्लूड कर ली हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा। आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं जो इंडिया में जो डबल डूम का, जो डूम बनाने का एक तरह से जो सिस्टम था ना, वो शुरुआत की थी अलाउद्दीन खलजी ने, राइट। और अलाई दरवाज़ा आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप जाइएगा कभी कुतुब मीनार, अगर दिल्ली जाएं तो वहां ज़रूर विजिट करना, उसको देखना अच्छे से। वो जो बनाने का, कुतुब मीनार को बनाने का तरीका था, उसका जो गुम्बद बनाने का तरीका है ना, वो सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खलजी ने किया, ठीक है। हौस खास महल, हजार सतून, जमैत खाना मॉस्क और अलाई मीनार, ये सब यहाँ पर आपका जो सीरी कैपिटल थी यानी कि दिल्ली में, वहां पर अलाउद्दीन खलजी की ही देन है। मिलिट्री के रिफॉर्म। अब भाई मिलिट्री में क्या किया इन्होंने? ये ऐसे पहले सुल्तान थे जो परमानेंट जो है आपकी स्टैंडिंग आर्मी इनके पास हुई थी। इससे पहले ऐसा किसी के पास एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और कैश में, हाँ, ये सैलरी कैश में देते थे, राइट। ये जो सैलरी थी, सैलरी अपने सभी आर्मी को कैश में देते थे। होता क्या है, एक साइकोलॉजी होती है, आप जमीन दें या कुछ भी दें, बट कैश के लिए तो वो फिर भी इधर उधर से कुछ हाथ पैर मारेगा इंसान, जरूरत तो कैश की होती है फर्स्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्मी थी उसको कैश में इन्होंने भुगतान किया, और उस कैश की वजह से ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो उनकी आर्मी थी उस आर्मी ने काम करना अच्छे से स्टार्ट किया, ठीक है। और रॉयल ट्रेजरी से देते थे। इनोवेटेड, ये आपका चेहरा एंड दाग सिस्टम, ये जो आपका है, ये चेहरा और दाग सिस्टम, ये इन्होंने इनोवेट किया यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। यहाँ पर चेहरा का मतलब क्या होता था कि जैसे आज हम बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है, एक तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय पे दिल्ली सल्तनत में बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसे जो आपका चेहरा है, आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से एक आईडी कार्ड है, वो कौन से राजा ने शुरू किया था? तो भाई वो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। हर एक सोल्जर का डिस्क्रिप्शन होगा, हर एक ब्रांडिंग होगी हॉर्स की, जितने, बिकॉज पुराने जमाने में तो हाथी घोड़े से ही युद्ध लड़ा जाता था, तो जितने भी घोड़े हैं उन सब की ब्रांडिंग होगी कि ये घोड़ा यहाँ से इतने दिन पुराना है, ये यहाँ से आया था, अब इसको इतना टाइम हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हर एक घोड़े की ब्रांडिंग उसके ऊपर की जाएगी। अब लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं। इनके टाइम पर क्या हुआ था? रेवेन्यू वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, और वॉज बेस्ड ऑन लैंड अंडर कल्टिवेशन। ऑफ कोर्स जो रेवेन्यू का कोई भी जो है तरीका होता है, मीडियम होता है, वो वही होता है कि आपका ज़मीन से जो भी उगाया जाता है, किसानों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, वो हम रेवेन्यू से उससे पूरा आपका जो जितना भी सरकार है वो चलता है, ठीक है। फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, फिर यहाँ पे भी कैश आ गया, यहाँ पे कैश था, अब यहाँ पे भी कैश आ गया। इन्होंने अपने सोल्जर्स को इसी कैश से फिर भुगतान भी किया। विस्वा वॉज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट थी, क्या थी? बिस्वा। अब इसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी पैदावार होती थी खेती की, उसका हाउस टैक्स, जो ग्रह का जो कर होता था, और उसके साथ साथ जो है छड़ी, जो आपका पैस्चर टैक्स होता था, यानी कि जो भी जानवर है, आप जानवर पाल रहे हैं, उसके लिए जो टैक्स होता था, वो यहाँ पर उन्होंने इसको इम्पोज किया था, मतलब लोगों पे लगाया था। अब इन्होंने किस्मतें खुदी, हेडमेंसेस, राइट। तो ये यहाँ पर कन्फिस्केटेड रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड फ्री लैंड्स, इमाम एंड वक्त, ठीक है। तो ये एक दो तरीके से आपका रिलीजियस एंडाउमेंट्स दी जाती थी। फ्री लैंड यानी कि अपने जो नॉबल्स थे, जो उनके मंत्री थे, उनको ये सब वो दिया जाता था। मुकद्दम और खुद हैड टू पे टैक्सेस, राइट। मुकद्दम मतलब एक जो गांव का हेड हो जाएगा, मंत्रीगण हो जाएंगे, उनको भी जो है टैक्स पे करना पड़ता था। उन्होंने मुस्तक राज की जो पोस्ट है वो बनाई थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट करके लाएगा, पैसे कलेक्ट करेगा। जैसे कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, उसमें कोई ऑफिसर हो तो इसको बोला जाएगा मुस्तक राज, राइट। तो
उन्होंने दिल्ली के आसपास का जो एरिया था, डायरेक्टली अंडर द स्टेट फॉर रेवेन्यू पर्पस, इक्ता सिस्टम वाज नॉट अप्लाइड देयर। अब ये इक्ता सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम बेसिकली शुरुआत की इसकी किसने स्टार्ट किया था? आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, इनका इसका मतलब क्या होता है इक्ता सिस्टम में? कि आपका कोई भी जो राजा होता था, वो अपने जो राज्य की जितनी भी ज़मीन है, टोटल ज़मीन, उस टोटल ज़मीन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कोई राज दरबार में उसके मंत्री है, उस मंत्री को उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग वो कैश ना देकर उसको एक छोटे छोटे ज़मीन का हिस्सा दे देता था। जैसे कोई छोटा सा पुलिस ऑफिसर है तो उसको छोटा सा हिस्सा दे दिया, कोई बहुत बड़ा मंत्री है तो उसको बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा दे दिया। इस तरीके से वो अपनी ज़मीन ये जो है अपने दरबारियों में बांट देता था। इसको हम इक्ता सिस्टम बोलेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा रेवेन्यू का पर्पस। और इक्ता सिस्टम किसके समय पर था? इल्तुतमिश के समय पर। और इसके बाद अलाउद्दीन खलजी के समय पर ये अप्लाई नहीं होता था, राइट? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो किसी राजा के समय पर थी, किसी के पर नहीं। आर्किटेक्चर की बात करें तो 1296 के समय में अलाउद्दीन ने हौज ए इलाही को बनवाया। अलाउद्दीन ने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया, और सीरी में है मंगोल इन्वेजन के दौरान, जब बहुत सारे युद्ध मैंने बताया मंगोल इन्वेजन के लिए इन्होंने आक्रमण से बचने के लिए किए, उन्होंने कसरे हजार सितून प्लेस सीरी फोर्ट में बनवाया। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा जो है, एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार पे, वो बनवाया। कुतुब मीनार जो है बहुत शानदार है, ये अलाई दरवाज़ा आज भी ऐसे ही खड़ा है। मार्केट रिफॉर्म की अगर बात करते हैं, मार्केट रिफॉर्म यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इनके टाइम पीरियड की अगर कोई खास बात रही तो वही इनकी इकोनॉमी और मार्केट रिफॉर्म ये रहा। अब इसमें इन्होंने ऐसा क्या किया था, लेट्स सी। पहले फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, देखो सब जितनी भी कोई भी सामान है, कोई भी आपके कमोडिटी है, गुड्स हैं जो मार्केट में, उनका इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया, राइट? प्राइस फिक्स होने के बाद क्या होता था कि कोई भी व्यापारी इनको अपने मन चाहे दाम पे नहीं बेच सकता था। और इसी वजह से ना मार्केट पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मार्केट को एक तरह से कंट्रोल करने के बाद वहां पे कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती थी। अगर कोई ऐसी होती थी तो उसको सजा दी जाती थी तुरंत, ठीक है? तो उन्होंने 3 मार्केट बनाई, वन फॉर फूड, यानी ये ग्रेन्स या मतलब अनाज के लिए, और फिर सेकंड फॉर कॉस्टली, एंड थर्ड फॉर हॉर्सेस, तीसरी जो है घोड़ों के लिए, और आपकी स्लेव्स के लिए, ठीक है? दास, उस समय दासों का प्रचलन होता था। और क्योंकि स्लेव डायनेस्टी आई थी, और स्लेव डायनेस्टी आएगी क्योंकि वो उनके दास थे, उनको जो है वो डायनेस्टी दी गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन उस मुस्लिम समाज में उस समय के टाइम पे स्लेव्स का और मास्टर का ट्रेंड था, ठीक है? घोड़ों के लिए एक मार्केट थी, स्लेव्स के लिए मार्केट थी। उन्होंने शाहनाए मंडी बनाई, नायब रियासत, दीवान रियासत बनाई, इन सब मार्केट को देखने के लिए, ठीक है? और उन्होंने डेली रिपोर्ट मांगी इन सब की, बरीद जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे इन सबको चेक करने के लिए, उनसे ये रिपोर्ट मांगते थे कि कैसा चल रहा है, ठीक है? तो सीक्रेट स्पाइस, मुनहियान उनको बोला जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई सीक्रेट जो स्पाइस होते थे, जासूस जो छोड़े जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? Not clear whether these reforms were applied to only Delhi or also to other towns, right? अब ये बात पक्की नहीं है कि ये दिल्ली तक ही है, ठीक है, रिफॉर्म, या उसके बाहर भी थे। मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ तक इसको अप्लाई किया था, बिकॉज दिल्ली के आसपास ही सेंटर था उनका पूरा। वैसे तो उन्होंने काफ़ी लंबी जगह को जीत लिया था, बट मार्केट दिल्ली में ही मौजूद थी, ये इसके प्रमाण मिलते हैं, बाहर के नहीं। मार्केट रिफॉर्म के रीज़न क्या थे? सिटीजन का सपोर्ट इनको चाहिए था, बिल्कुल। सस्टेन लार्ज आर्मी विद लो सैलरीज, बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पर लो सैलरी यानी कि कैश में सैलरी तो दे देते थे बट पैसा इतना ज़्यादा नहीं दे रहे थे। उसको सस्टेन करने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी, तो वो उनको फिक्स पैसा चाहिए था। तो फिक्स पैसा कैसे मिलेगा? जब आप मार्केट को कंट्रोल, ठीक है? मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन के टाइम पे उनकी डेथ के बाद खत्म हो गई, राइट? अब नेक्स्ट आती है भाई तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक जी यहाँ पर 320, उनके जो अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन खलजी वंश के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1320 से आपका 1414 तक तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, जो आपका अलाउद्दीन खलजी था उनके समय पे एक बात और याद रखिएगा कि जो मलिक काफूर को सबसे फेमस जो है कोहिनूर हीरा जो था,
वो जब उन्होंने साउथ में आक्रमण किया, उस समय वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने जो है उनको दिया था, ठीक है, मलिक काफूर को दिया था। राइट, तो इस वजह से आप इसको याद रखिएगा कि मलिक काफूर ने साउथ में जो इन्वेड किया था, आक्रमण किया था ना, वहां से वो क्या लेकर आए थे, आपका कोहिनूर का हीरा भी लेकर आए थे। तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक ये तुगलक डायनेस्टी इन्होंने शुरुआत की। और इसके बाद हम सबसे फेमस जो है इसके मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में तो बात करेंगे ही। और इसके बाद देख लीजिएगा कि 1320 में शुरुआत होती है और मुबारक शाह खिलजी के शासन में जो है नॉर्थ वेस्टर्न का जो सीमांत प्रांत है उसमें उन्होंने जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अंडर जो है ये यहाँ पर एक गवर्नर की तरह काम करते थे, इसीलिए उनकी जो है टाइटल जो था गाजी, ठीक है, गाजी जो मलिक उन्होंने जो है टाइटल एक तरह से लिया था। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन। अब इरिगेशन ये जो गयासुद्दीन तुगलक इन्होंने सिंचाई की जो है तरीका शुरू किया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोर्ट बनाया तुगलकाबाद, ये दिल्ली की आउटर दिल्ली में है, बाहरी दिल्ली में, ठीक है। अब देखिएगा तुगलकाबाद है तो तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। हालांकि ये इतना यूज नहीं हुआ, ज्यादातर उसमें खंडहर ही बन गया वो बाद में। अमीर खुसरो उनका फेमस जो वर्क है तुगलकनामा, ये किससे डील करता है, गयासुद्दीन तुगलक से ही डील करता है, मतलब इसके बारे में इनके बारे में इसमें लिखा गया है, बात की गई है तुगलकनामा। और ये तुगलकनामा किसने लिखी, अमीर खुसरो ने, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और ये जो लेक्चर्स हैं ये सोनिया पीसीएस की तरफ से एक वेंचर है, आप इसको फॉलो कीजिए रेगुलर और बीपीएससी में अपनी सक्सेस इंश्योर कीजिए। राइट, तुगलक डायनेस्टी देख लीजिए, ये आपका कहाँ से कहाँ तक पूरा जो रूल था इंडिया में, ये इन्होंने जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है यहाँ तक फैला था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। सबसे फेमस और सबसे बदनाम जो पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर कोई किंग है आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा। कहा जाता है कि सबसे क्रूर और इतना इनफेमस इन ग्लोरियस जो आपका नोटोरियस जो किंग था, वो उसके लिए उनकी जिद सबसे ऊपर रहती थी। वो जो डिसीजन लेते थे वो उनको कंप्लीट चाहिए थे, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो उनके जो राज्य का जो समय था दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने डिसइंटीग्रेशन भी देखा, यानी कि एक तरीके से सब कुछ बिखर सा गया उनके समय पर। उन्होंने मंगोल्स को हराया, ठीक है, मंगोल्स को हराया, मंगोल्स को हराना शुरू हो गया था इल्तुतमिश के टाइम से। आपका आपने देखा कि जस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनको हराया, और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, वो आने नहीं दिया उनको अंदर। उन्होंने जो है मेरिट के बेस पे जो है ऑफिशियल्स अपने राज्य में बिठाए, और जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, राइट, वही उसको बड़ा ऑफिस दिया जाएगा। एडवांस सेक्युलर पॉलिसीज जो है उनकी थी। अप्लाइड जस्टिस टू उलेमा। उलेमा क्या होते थे, उलेमा मुस्लिम पंडित होते, जैसे हिंदुओं में पंडित होते ज़्यादा लर्न पर्सन, ये मुस्लिम लर्न पर्सन होते थे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, पढ़े लिखे होते हैं, वो लर्नड पर्सन उनको बोलेंगे उलेमा। राइट, इब्न बतूता ये मोरक्को से एक बहुत फेमस जो है ट्रैवलर थे, वो इनके टाइम पे आए थे, इब्न बतूता। राइट, उन्होंने अपनी बुक में भी इनके बारे में बहुत लिखा है। अब देखिएगा राहिया राहिया ऐसे कुछ नाम है उस बुक का। और मोहम्मद तुगलक एंड वाज एनवायर्ड टू चाइना, यहाँ से फिर वो चाइना भी गए थे। राइट, तो ही बिल्ड फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड सिटी ऑफ जहांपना। आदिलाबाद ये शहर है और जहांपना, ये दो शहर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाए थे। उनके राज्य के दौरान तीन जो इम्पोर्टेंट साउथ की किंगडम थी वो इमर्ज हुई। विजयनगर, कृष्णदेवराय आपको पता होगा। इसके बाद बहमनी किंगडम, मदुरई। बहमनी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और बहमनी से ही रिलेटेड है बाकी की भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने क्या किया, सबसे जो है इनफेमस, सबसे जो है आपके फेमस इनके जो डिसीजन थे, वो डिसीजन उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था, वो जो डिसीजन ले लेते थे वो अप्लाई करने ही होते थे। इस वजह से लोगों को भुगतान भी करना हुआ, उनके डिसीजंस की वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। अब इन्होंने क्या किया, लेट्स सी। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, ये आपको याद रखना है, आपको बहुत अच्छे से पता भी है। लेट्स सी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से देवनागरी
शिफ्ट कर दी। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है, राइट। उन्होंने सोचो 2 साल उनके राजा बनने के बाद ही ये जो है दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया, लैक ऑफ वाटर सप्लाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पानी की सप्लाई कम हो गई थी। ठीक है, कहाँ पर आपका देवगिरी, देवगिरी मतलब पहले तो दिल्ली से जो आपका दौलताबाद चला गया, दौलताबाद में पानी की जो है सप्लाई कम हो गई 2 साल बाद, तो वापस उन्होंने फिर दिल्ली आने का फैसला कर लिया। तो ये इनका डिसीजन एकदम बकवास रहा। टोकन करेंसी, अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने ब्रॉन्ज कॉइन्स यानी कि आपके तांबे के सिक्के इन्होंने इशू किए, और वो भी किसके बराबर, सिल्वर कॉइन्स के बराबर। अब सिल्वर कॉइन्स को ज़्यादा रखना लोग पसंद करेंगे कि कांसे के सिक्कों को। तो इस वजह से क्या हुआ कि कांसे के सिक्कों का जो ढेर है वो समझ नहीं आया, ऐसा उल्टा पुल्टा काम लोगों को, और पूरे ढेर के ढेर पूरे रास्ते पे लग जाते थे। ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम, उन्होंने ये सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, लेटर विदड्रॉ करना पड़ा उनको। ही लॉन्च्ड आपका खोरासन प्रोजेक्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इंकर्शंस, ये भी फेल्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद ये है कराची एक्सपेडिशन लॉन्च्ड इन कुमाऊं हिल्स टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इंकर्शंस, ये भी फेल्ड हुआ। ठीक है, और इसके बाद ही सेटअप अ दीवान अमीर कोही a separated department to extend cultivation by giving loans to cultivators, टक्कावी लोन्स, और फेल ड्यू टू करप्ट ऑफिशियल्स। मतलब ऐसे ही उन्होंने लोन बांटना शुरू किया कि भाई जो किसानों को अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, तो इस वजह से ये वाला करप्ट ऑफिशियल्स उस लोन को अपने पास रख लेते। तो ये एक और फेल एक्सपेरिमेंट हुआ। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो तुगलक डायनेस्टी के अगले फेमस राजा हो जाएंगे, और सुल्तान, सॉरी मैं राजा बार बार बोल रही हूँ, राजा नहीं बोलना चाहिए, तो ये इनको सुल्तान ही हम बोलेंगे। इन्होंने क्या किया कि ये बहुत फेमस थी, इनका इरिगेशन का और जो कनाल्स बनाने का जो काम था ना, वो श्रेय इनको जाता है। ठीक है, कनाल्स, बहुत सारे कनाल इन्होंने बनाए, बिकॉज पानी का जो कमी था वो इन्होंने केटर किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज द नॉबल्स, इन्होंने क्या किया, जैसे उल्टा काम करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये एकदम अच्छे निकल आए। इन्होंने क्या किया, सब नॉबल्स से अच्छे रिलेशन बना के रखे, आर्मी, थियोलॉजियंस, और एंड ऑफ asserting his authority over only such areas which could be easily transmitted from the center, right। अब यहाँ पर अपॉइंटेड खान ए जहान मकबाल तेलुगु ब्राह्मण एज वजीर और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक वजीर की पोस्ट बनाई। इन्होंने, आपने सुना होगा, दो चार जो शहर थे, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, इस तरह की सिटीज़ का भी निर्माण किया, राइट। उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी एंड आर्मी एंड नॉबिलिटी ये भी एक्सटेंड किया कि आर्मी में और जो मंत्रीगण थे उसमें आपके जो परिवारवाद चलेगा, यानी कि कोई पिता उस जगह पे है तो उसका बेटा हो जाएगा। इक्ता सिस्टम वाज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो इट वाज मेड हेरिडिटरी, यानी कि अगर किसी फादर को इतना जो है जमीन का टुकड़ा मिला है तो वो उसके बेटे को मिलेगा, फिर वो उसको मिलेगा, ये हेरिडिटरी बना दिया। ठीक है, यानी कि उसकी मेरिट पे, उसकी क्वालिटी पे बेस नहीं था, उसकी जन्म पे बेस था, यानी कि आप कहाँ पैदा हो रहे हो उसके हिसाब से आपको चीज़ें दी जाएगी। मलिक सरवर वॉज प्रोमिनेंट नोबल एंड हैड बीन वजीम फॉर सम टाइम, और इनके टाइम पे मलिक सरवर, ये एक तरह से मलिक उस शर्क, लॉर्ड टू द ईस्ट इनको बोला जाएगा। ये जौनपुर में इन्होंने रूल किया है, इट वॉज कॉल्ड शिराज इन द ईस्ट। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत लिखी जौनपुर में। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के कुछ जो है डिसीजंस कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप, ये इसको बाहर जाने पर रोक लगा दिया कि आप अपनी मतलब वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ये वो कंसेशंस टू थियोलॉजिशंस, राइट, जो भी आपके यहाँ ज्ञानी लोग थे उनको उन्होंने कंसेशन देना शुरू कर दिया। जिजिया कर, जो आपको बहुत फेमस कर है, पता है कि आप अगर हिंदू हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक मुस्लिम रूल के अंदर सिक्योरिटी टैक्स होता था। और इसके बाद इट वाज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ओनली चिल्ड्रन, वुमेन, डिसेबल्ड एग्जेम्प्टेड, बाकी सबको ये देना पड़ता था। तो मैंने कई चीज़ें अलग इसमें बताई हैं, उसको आप ध्यान रखिए कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन कौन सी जो नई नई चीज़ें, जैसे जो शहर मैंने बताया उन शहरों का नाम याद रखिएगा, वो यहाँ पर आपको
जो है कई बार पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से शहर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे किया गया, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए जाएगा कि जो भी जानकार लोग होते थे, जैसे उलेमा मैंने बताया, तो वो थियोलॉजिशंस हो गए। उलेमा मुस्लिम्स मतलब ज्ञानी लोग, उनको धर्म की नॉलेज रखने वाले, उनको कंसेशन दी जाती थी। इन्होंने वॉल पेंटिंग्स जो है अपने दरबार में लगी हुई थी उसको हटा दिया, वो पसंद नहीं थे करते थे। इम्प्रूव्ड सेवरल कैनाल्स, कैनाल्स मैंने बताया था पहले ही, ये इनका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इस कैनाल्स के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने पुअर्स के लिए हॉस्पिटल बनवाए, दर उल शिफा उनको बोला जाता था, ठीक है। और हिसार और फिरोज़ाबाद, जो हिसार हरियाणा में है, फिरोज़ाबाद यूपी, इसको इन्होंने बनाया सेटअप। और इसके साथ साथ जो फिरोज शाह कोटला, आप देखिएगा जो जिसमें आपका अब तो अरुण जेटली जो है उसको मैदान का नाम कर दिया गया, फिरोज शाह कोटला, जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है दिल्ली में। सेट ऑफ न्यू डिपार्टमेंट उन्होंने बनवाया, दीवाने खैरात, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं डिपार्टमेंट से, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी आपका दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात यानी कि जो भी आपकी पुअर गर्ल्स हैं उनको खैरात यानी कि एक तरह से दान देना, ये आपका डिपार्टमेंट इन्होंने पूरा बना दिया पब्लिक वर्क के लिए। बंदगन, बंदगन यानी कि आपका स्लेव्स, जो भी स्लेव्स थी उनके लिए डिपार्टमेंट ये अलग से बनाएगा उनको मेंटेन करने के लिए। इन्होंने दो नए सिक्के बनाए, आधा जिसमें 50% जीतल होता था, और आपका विच जीतल क्या होता था, एक तांबे का सिक्का होता था, और बिच 23% जीतल इसमें होता था, राइट। तो ये आपके दो सिक्के इन्होंने बनाए। और एक टंका और जीतल ये बनाए थे सबसे पहले किसने, इल्तुतमिश ने, वो भी याद रखना। उन्होंने 2 अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन किए, मतलब सक्सेस नहीं मिली उनको बंगाल की तरफ, और बंगाल जो है फ्री रहा हमेशा ही दिल्ली सल्तनत के शिकंजे से। उन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज, जिनको कारखाना कहा जाता था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्लेव काम करते थे, ये फैक्ट्रीज यहाँ पर डेवलप की। इसके बाद उन्होंने 4 टैक्स सैंक्शन किए, इस्लामिक खराज यानी कि लैंड टैक्सेस बोला जाता था, खम्स, और 1/5 ऑफ द लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर्स, वॉर के समय जो प्रॉपर्टी लूटी जाती थी। और जिजिया कर, रिलीजियस टैक्स ऑन द हिंदू, जकत, ये 2.5% लिया जाता था मुस्लिम्स की इनकम पर, विच वॉज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट्स ऑन देयर रिलीजन। जकत जो है मुस्लिम प्रॉपर्टी में मुस्लिम से जो है टैक्स लिया जाता था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज शरब यानी कि इरिगेशन टैक्स। अब भाई इन्होंने कनाल जब बनाए, कनाल के साथ साथ इन्होंने इरिगेशन पर टैक्स भी लगाया, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी मैंने यहाँ पर आपको बताया दिल्ली सल्तनत की फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से। इनकी इतनी सारी जो स्पेशलिटी है ये आपको किसी और राजा के बारे में नहीं मिलेगी। फिर आते हैं नसरुद्दीन अहमद, मैं इंपॉर्टेंट जो है वही बता रही हूँ, ज़्यादा के बारे में नहीं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट राजा है उनके बारे में ही बात करेंगे। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, लास्ट थे भाई, इन्होंने क्या किया, तैमूर का इन्वेजन, तैमूर जो 1398 जो आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, बहुत ही खूंखार आक्रमण, उसका इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और उन्होंने इसकी जो सल्तनत को एकदम वीक कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब तैमूर भारत में दिल्ली में एंटर किया तो वहाँ पर कोई भी ऑपोजिशन उसको अपोज करने के लिए नहीं आया, और उन्होंने ही विड्रू फ्रॉम इंडिया इन 1399, और उन्होंने क्या किया, लगभग बहुत कुछ लूट के ले गया भारत से, तो वो इनके टाइम पे हुआ था। अब दिल्ली सल्तनत जो थी वो 15वीं शताब्दी तक कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स तब तक नहीं सेटअप हुआ था, मालवा और गुजरात के अलावा। तो यहाँ पर आपका तुगलक एम्पायर जो है 1412 में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आती है सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी 1440 से 50 तक, लगभग आपकी 36 साल के आसपास इसका रूल रहा, और इसमें खिज्र खान ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और भारत से जाने से पहले तैमूर ने अपना जो है एक सेवक लगा लो, अपना गवर्नर लगा लो, उसको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया था, जिसका नाम था खिज्र खान, ठीक है। उसको बोल दिया था कि तुम यहाँ पर रूल करो, तुम अपनी डायनेस्टी चलाओ, तो उसने सैयद डायनेस्टी यहाँ पर शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया पहले तो, फिर सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की, और 1421 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनके मुबारक शाह उनके बाद आए, फिर मोहम्मद शाह आए,
उसके बाद अलाउद्दीन आलाम शाह आए, ठीक है, और ये सबसे कमज़ोर भी थे सैयद में, और उन्होंने उसके बाद जो है बहलोल लोदी को अपना जो है राज्य सौंप दिया। बहलोल लोदी कौन थे? जिन्होंने शुरुआत की लोधी डायनेस्टी की, राइट। इसके बाद क्या आ गया? लोधी डायनेस्टी, ये याद रखेंगे हम। बदाऊं एंड रिटायर टू बदाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका खत्म हो गया था सैयद डायनेस्टी, बहुत छोटी थी, इसमें कुछ खास हुआ नहीं था। लोधी डायनेस्टी के बारे में बात कर लेंगे। ये 1451 से 1526 के बीच में ये आपका अफगान डायनेस्टी जो है, इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। लोधी डायनेस्टी एक अफगान थे, उससे पहले तुर्क रहते थे। तो सॉरी, तो ये अफगान जो थे रूलर थे, और उससे पहले तुर्की रूलर हो जाएंगे। इट वाज द फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें। स्लेव, SKTSL, ऐसे आप याद रखेंगे, एक ट्रिक है आपका। स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, इसके बाद सैयद, फिर लोधी। इसके बाद बहलोल खान लोधी, इन्होंने इसकी शुरुआत की। सिकंदर लोधी बाद में इन्होंने सक्सीड किया। सिकंदर लोधी इसके सबसे फेमस किंग हो जाएंगे, ठीक है। महमूद बेगड़ा जो गुजरात के बहुत फेमस राजा थे, और काफ़ी इनके बारे में किस्से बहुत फेमस हैं महमूद बेगड़ा के, खाने से रिलेटेड, उनके जो है तौर तरीके से रिलेटेड, तो ये आपने कभी सुने होंगे। और राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, वो राणा सांगा जो मीराबाई जिनसे रिलेटेड है, ये आपने सुना होगा। ये भी तो सिकंदर लोधी का फेमस सबसे ज़रूरी काम क्या हो जाएगा? 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। और अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि लाहौर कैपिटल आई थी किसके टाइम पे? ये आपकी आई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। ऐबक से फिर उनके इल्तुतमिश जो उनके दामाद आए, उन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया कैपिटल को, ठीक है। लाहौर से दिल्ली क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और फिर दिल्ली से आगरा चली गई कैपिटल, किसने? सिकंदर लोधी ने इसको बनाया था, और शहर भी उन्होंने ही बनाया था 1504 में। अब उन्होंने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो भाड़ा लगता था लाना ले जाने का ग्रेन्स पे, उसको यहाँ पर अबॉलिश किया, यानी कि खत्म कर दिया। और एस्टेब्लिश अ न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्ड कॉलिंग अ गजे सिकंदरी, ठीक है। तो यार्ड को यानी कि गज को मापने का गजे सिकंदरी इन्होंने, बिकॉज सिकंदर लोधी इनका नाम था, तो अपने नाम से ही शुरू किया, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि पुराने जो विचारों को मानने वाले थे। बायगॉट किंग थे, भेदभाव करने वाले। ही री इम्पोज द जिजिया ऑन हिंदूज, मतलब ये कर इन्होंने फिर से हिंदुओं पे लगा दिया। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो है दूसरे धर्मों को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ही वॉज अ पोएट ऑफ रिप्यूट कंपोज्ड अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुख, ठीक है। तो ये पोएट भी थे, और मतलब पोएम रख लिखना इनको अच्छा लगता था, सिकंदर लोधी। इसके बाद इनके बेटे इब्राहिम लोधी आते हैं, जो लास्ट रूलर हो जाएंगे इस डायनेस्टी के पूरे, और सल्तनत के भी, क्योंकि इब्राहिम लोधी का फिर आपका 1526 में किससे युद्ध होता है? जब इनकी जो है बाबर के की वजह से, बाबर से युद्ध होने के बाद, बाबर से हारने के बाद, यहाँ पर मुगल जो रूल है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। इसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में जान जाते हैं। ये लास्ट लोदी सुल्तान हो जाएंगे दिल्ली के। और इब्राहिम वाज डिफीटेड इन जो आपको 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें हार जाते हैं बाबर से, और लोधी डायनेस्टी यहाँ पर मुगल एम्पायर से हार जाती है। इंडिया अब जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का जो है ख़त्म हो चुका, अब नई डायनेस्टी आने की शुरुआत हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। जिम्मी किसको बोलेंगे भाई? ये प्रोटेक्टेड पीपल अंडर मुस्लिम रूल। जैसे आपका हम अगर मैं बोलूँ, जो जिजिया कर जो लिया जाता था ना, जिजिया कर, वो इसीलिए लिया जाता था कि जो भी हिंदू लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन लेते हैं वो सब जिम्मी है, राइट। जवाबित, ये सुल्तान के रेगुलेशन थे अपने, जो उन्होंने मुस्लिम लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए लगाए थे। जहानदारी, सेक्युलर कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये एक तरह से जो धर्म से रिलेटेड जो मुद्दे थे उनके लिए। फिर बुक्स की बात आ जाती है। तुगलक नामा, तारीख अलाई, आशिकाए अमीर खुसरो, ठीक है।
गीत गोविंद जयदेव का, ठीक है। हमीर रासा, रासों का ये आपका सरंगधारा। फतवाए जहांदीरी, ये था आपका बरनी का। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, उस समय पर इन लोगों की ये फेमस किताबें थी, ठीक है, उस टाइम के दौरान लिखी गई। अब दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू थोड़ा सा देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो पावरफुल और हाईली सेंट्रलाइज स्टेट था। और इस समय पर जो है मदुरई तक, यानी कि जो तमिलनाडु है वहां तक जो है लगभग दिल्ली सल्तनत आ गया था। अब इसके बारे में अगर देखा जाए, सल्तनत जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी खलीफा के बगदाद की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उसके बाशिंदे हैं ये, और लेफ्टिनेंट हैं उसके, फेथफुल हैं उसके लिए, और उन्होंने खलीफा का नाम भी जो है मेंशन करवाया, खुतबा पढ़वाया। अब ये कौन से सुल्तान ने किया ये आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अब जो है एंड इंस्क्राइब इट ऑन देयर कॉइन्स, अपने कॉइन्स पे भी उनका नाम लिखवाया कि हम खलीफा की तरफ से हैं, खलीफा ही हमारे सुपीरियर हैं, राइट। अब ऑफिस ऑफ सुल्तान वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सुप्रीम पॉलिटिकल, मतलब ये भगवान के अलावा दूसरा जो है, जो पोस्ट है जो अगर कोई इस धरती पे है तो वो सुल्तान है। अपने आप को भगवान के बराबर रखते हैं लोग, ठीक है। सुप्रीम पॉलिटिकल, मिलिट्री और लीगल अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ऑफ कोर्स सुल्तान। अब वो कमांडर इन चीफ भी होगा मिलिट्री फोर्सेस का। इसके साथ साथ वो मेंटेनेंस जो लॉ और जस्टिस का उसको मेंटेन करेगा, राज किंग ऑफ कोर्स। देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब नायब जो थे, नायब जो है सबसे पावरफुल यहाँ पर एक प्रैक्टिकली जो है जिसके पास सब पावर्स होती थी सुल्तान के बराबर, वो नायब होता था, राइट। और वो जनरल होता था जो सब डिपार्टमेंट से कंट्रोल करता था, ठीक है। तो नायब इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा पद था जो सुल्तान के बराबर ही यहाँ पर काम कर सकता था, तो वो था आपका नायब। नेक्स्ट टू हिम उसके बाद वजीर यानी कि प्रधानमंत्री आ जाता था। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड करता था, ठीक है। दीवानी वजारत ये देखता था, यानी कि जो जिस भी तरह का जो टैक्सेस का लेन देन ये सब यहाँ पर चेक करता था। अब इसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था दीवाने अरीज, ये देखा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आया है, राइट। अरीज ममालिक ये क्या होता था? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिक्रूट द सोल्जर्स, जितने भी सैनिकों की जरूरत होगी तो वो ममालिक यहाँ पर देखेगा। एडमिनिस्ट्रिंग द मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवानी रसालत डिपार्टमेंट ये जो था ये आपका रिलीजियस अफेयर्स देखेगा, ठीक है। दीवानी रसालत ये रिलीजियस अफेयर्स हो जाएगा। और हेडेड बाय चीफ सदर, ये इनको जो है मेंटेन करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ग्रांट्स वर मेड बाय दिस डिपार्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मॉस्क, टॉम, जो टूम और मदरसा, ये सब इनका बनाने का इनका काम होता था। जुडिशियल डिपार्टमेंट की हेड कौन हो जाएंगे? काजी, राइट। इसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर सिविल मैटर्स के लिए इसमें फॉलो किया जाता था। शरिया आज भी किया जाता है बहुत जगह। और हिंदूज जो थे वो गवर्न किए जाते थे पर्सनल लॉ और उनके केसेस ये विलेज पंचायत के द्वारा, ठीक है, बिकॉज तो मुस्लिम रूल था, पंचायत उनको देखती थी। क्रिमिनल लॉ थे जो वो रूल्स और रेगुलेशन सुल्तान द्वारा जो होता था वही फॉलो किए जाते थे। और इसके साथ साथ जो दीवानी इंशा, ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन रूलर एंड ऑफिशियल्स वर डील विद दिस डिपार्टमेंट, मतलब एक तरह से आपसी जो मामले होते थे वो यहाँ पर। वकीलेदार, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम ऑफ द कोर्ट, तो वकील जो जिसको हम बोलेंगे आज भी वकील ही बोलते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखा जाए तो प्रोविंसेस वर कॉल्ड इक्ताज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुक्तीज और वालीज, ठीक है। जो जिसके पास इक्ता थी वो मुक्तीज उनको बोला जाता था। उनकी ड्यूटी क्या होती थी? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जो जो इक्ता जिसको दिया जाता था ना उसका लैंड रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना होता था। और ये शिक और शिकदार उनको बोले, शिक का गवर्नर हो जाएगा, शिकदार बोलेंगे परगना, ठीक है। तो प्रोविंसेस जो थी वो शिक और परगना में डिवाइडेड थी। शिक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शिकदार, परगना जो थी वो अमील के अंडर आती थी। उसके उसमें जैसे एक परगना में बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे, ठीक है, परगना। और इसके जो है हम साउथ वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं इसके बारे में, जो प्रोविंसेस और आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, उनको क्या बोला जाता है अलग अलग टाइम पीरियड में, ये बहुत ज़रूरी है।
ये पूछा जाता है कई बार। विलेज हेडमैन वाज नोन एज द मुकद्दम। मैंने बोला था मुकद्दम किसको बोलते हैं, गांव का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम बोला जाता है और चौधरी बोला जाता है। विलेज अकाउंटेंट वाज कॉल्ड पटवारी। ठीक है, जो जिसके पास पूरे गांव का हिसाब किताब लेखा जोखा होगा, किसके पास कितनी जमीन है, कहाँ से कहाँ तक है, उसको पटवारी बोला जाएगा। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो द लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कि आपका जो इक्ता लैंड है उसके साथ साथ जो लैंड असाइन टू ऑफिशियल्स एज इक्ता इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर दियर सर्विसेज। ठीक है, मैंने बताया था जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी सैलरी में पैसे ना देकर क्या दिया जाता था, उनकी सर्विसेज के बदले जमीन दे दी जाती थी, प्लॉट्स दे दिए जाते थे, तो उसका जो है उसको इक्ता लैंड बोला जाता था। ठीक है, इक्ता हो गया जो जमीन दी जाती थी, खलीसा वो हो गया जो राजा अपने पास रखता था अपने पर्सनल डायरेक्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो रेवेन्यूज कलेक्टेड ये जो होता था उसके साथ वो स्पेंड किया जाता था रॉयल कोर्ट पर, यानी कि राज दरबार में, और राज दरबार के अंदर ही जो अगर काम होते तो वो खलीसा जमीन से आया हुआ पैसा वहाँ यूज होता था। इनाम लैंड, ये वो असाइन थी जो रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी, मदरसे को दे दिया, ये इस जो है मॉस्क को दे दिया, मॉस्क मतलब आपका जो भी आपकी वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद को दे दिया। ठीक है, तो धर्म के मामले में जो भी जो आपकी जमीन दे दी जाती थी उसको इनाम बोला जाता था। पीजेंट्री 1/3 ऑफ दियर प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू देती थी, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है आपका लैंड रेवेन्यू में आता था। समटाइम्स इससे 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, इसका आधा आता था। सराय और रेस्ट हाउस जो है बनाए जाते थे हाईवे के दोनों तरफ, और मेंटेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रैवलर्स। राइट, सेरीकल्चर जो है आपका, सेरीकल्चर क्या होता है, जो आपका सिल्क बनाने का जो तरीका था उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो प्रोड्यूस होता था उसको लार्ज स्केल पर यहाँ पर किया जाता था। राइट, बिकॉज सिल्क का जो पॉपुलैरिटी थी वो कम नहीं हुई थी अभी तक। फिर आता है बंगाल और गुजरात जो है फेमस थे अपने फाइन क्वालिटी के फैब्रिक्स के लिए। कैम्बे जो गुजरात की खंबात की खाड़ी है वहाँ पर टेक्सटाइल गोल्ड सिल्वर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आपका सोनार गांव और जो फेमस फॉर रॉ सिल्क एंड मसलिन। इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू चाइना। रॉयल कारखाना यानी कि जो फैक्ट्रीज होती थी वो गुड सप्लाई करती थी सुल्तान को और उसके राज दरबार के लिए। गोल्ड कॉइन्स फॉर दिनार्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर हिज साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट। कॉपर कॉइन्स जो थे वो काफ़ी कम थे नंबर में और डेटलेस थे। तुर्क जो थे वो इंट्रोड्यूस मैनी न्यू क्राफ्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग द पेपर, वो उन्होंने एक नई नई जो क्राफ्ट थी वो यहाँ पर शुरुआत की। पेपर बनाया। ठीक है, पेपर जैसे सबसे पहले पेपर और इंक की शुरुआत कहाँ हुई थी, चाइना में, बट यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। राइट, इसके बाद यहाँ पर तुर्क देखा जाए तो यूज़ ऑफ आयरन स्टरअप आर्मर, इस तरह से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था, तलवारों का। इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मतलब किस तरह से जो आपका लोहार थे और जो मेटल का इस्तेमाल करके जो बनाए जाएंगे वेपन, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए उस इंडस्ट्री को इन्होंने आगे बढ़ाया। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्पिनिंग व्हील्स, यानी कि जो चरखा होता था जिससे कपड़ा बनाते थे उसका भी इन्होंने पॉपुलर किया। और पोस्टल सिस्टम भी था यहाँ पर, रिलेज ऑफ फोर्सेस और फास्ट रनर्स वर डेवलप। अभी ये क्या होता था भाई, ये होता था जैसे सपोज आपको जीटी रोड है, ठीक है, ये कलकत्ता से अपना ये लगा लो पेशावर तक आपका रोड है पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एक कोई फरमान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है एक रात में, मैक्सिमम 2 रात में, तो कैसे होगा इतनी लंबी दूरी, लगभग 2000 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा कि यहाँ से घोड़ा चलेगा, यहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे, उधर आपके घोड़े और उन पर घुड़सवार तैयार बैठे रहेंगे। जैसे ही कोई मैसेज लेके इधर से घोड़ा आया और वहां पर उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा दिया वो फरमान, और यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा। फिर आगे ऐसे ऐसे करते हुए वो फरमान बहुत जल्दी से जल्दी तेज रफ्तार से पहुंचा दिया जाता था। सोशल लाइफ कैसी हो जाएगी, लिटिल चेंज था स्ट्रक्चर में हिंदू सोसाइटी में, इस टाइम पे थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया था। सती जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर थी उस टाइम पे, मतलब जो हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी वाइफ जो है वो भी मरना ज़रूरी होता था। सेक्लूजन ऑफ वुमेन एंड द वियरिंग ऑफ पर्दा बिकेम कॉमन अमंग द अपर क्लास वुमेन।
पर्दे का यूज बहुत कॉमन था। जो ऊंचे घर की औरतें होती थी, अरब और तुर्क ने यहाँ पर पर्दा सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले नहीं था। ठीक है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द मुस्लिम सोसाइटी रिमेन डिवाइडेड इनटू सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स, राइट। जैसे तुर्क है, ईरानी है, अफगानी है, इंडियन मुस्लिम है। तो मुसलमान भी कई तरीके के होते थे उस टाइम पे। और इनके बीच में जो है इंटर मैरिज अवेलेबल नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी, मना करते थे। और बहुत ही कम ऐसा होता था कि हिंदू नोबल्स वर गिवन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि हिंदू जो भी आपके मंत्री होते थे उनको ज़्यादा बड़ी पोजीशन दी जाए। ज़्यादातर मुस्लिम्स को ही दिया जाता था, वो भी कौन थे, तुर्क, ईरानी और अफगानी, इन सब में भी भ्रष्टाचार था। ठीक है। तो हिंदूज वर कंसिडर्ड जिम्मी। जिम्मी मतलब जो प्रोटेक्टेड थे, मैंने पहले बताया। ठीक है, जिनको टैक्स देना पड़ता था, जिजिया, वो जिम्मी होते थे। अब भाई आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा मैंने जो है जितना भी इंक्लूड मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अलग अलग टाइम पे मैंने बताया कि जैसे आर्क और डोम का वॉज नॉट टर्किश और मुस्लिम इन्वेंशन, दे लर्न फ्रॉम रोम। भाई रोम से आया तो था, बट इंडिया में किसने शुरुआत की, ठीक है, तुर्कों ने इंट्रोड्यूस किया। जितने भी आर्चेस थे, डूम थे, इन सब के बारे में इंडिया जो थे उन्होंने ज़्यादा तौर पर उनको पता तो नहीं था, पर ये भारत में लेकर आए, अच्छे से उन्होंने स्थापित कर दिया। जैसे अलाउद्दीन खलजी था। ठीक है। अब देखो मोटिव सच एज स्वास्थ्य, हिंदू मोटिव्स इन्होंने यहाँ से लिया। आपको पता है कि जो भी मुस्लिम आर्ट होती है उसमें इंसानों का पिक्चर नहीं बनाया जाता, उसमें किसका बनाया जाता है, आपके फूल पत्ती पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, राइट। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो जाएगा, ये तो कुतुब मीनार हो जाएगा। ये जो है मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग मैनी हिंदू और जैन टेम्पल, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू जैन टेम्पल थे, उनको बर्बाद करके ही ये बनाए गए थे। तो ये सब आप देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन और हाई प्लेटफॉर्म पे जो है जो अपने टूम बनाए। तो ये प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम था, कोटला फोर्ट दिल्ली में, ये फिरोज तुगलक ने बनाया। शॉपिंग वॉल्स हो जाएगा आपका, ये सब ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या था। म्यूजिक की बात करते हैं। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सारंगी और रबाब, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इस टाइम में। अमीर खुसरो, आपको पता है तोताई हिंदू बोला जाता था। नए राग बनाए जैसे घोरा और सनम। ठीक है। और इस समय नए लाइट था म्यूजिक, और इसमें कवालीज जो है वो फेमस हुई, ईरानियन सिस्टम आया। और इसके साथ साथ सितार जो है इंट्रोड्यूस किया। और इंडियन क्लासिकल वर्क जो है राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग रीन ऑफ फिरोज तुगलक। पीर भोदान सूफी सेंट जो थे उन्होंने यहाँ पर म्यूजिशियन शुरू किया। राजा मान सिंह थे ग्वालियर के, उन्होंने ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक थे वो। ठीक है। मान कौतूहल ग्रेट म्यूजिकल वर्क थी, उनकी पोजीशन होती थी। थोड़ा सा लिटरेचर जो है ये देख लेंगे। ये आपका तारीख फिरोज शाही, मैंने वैसे तुम्हें बता चुकी हूँ, पर आप देख लीजिए इसमें। बुक तूतू नामा, बुक ऑफ पैरट, ये जो आपका वैसे तूता हिंद किसको बोला जाता था, अमीर खुसरो को। ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो राज तरंगिणी कल्हण की, इन्होंने कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री वो लिखी है। ओके। मैंने संस्कृत पोएट इस समय आए जिन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और मलधार बासु और श्री कृष्णा, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब जो है चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। अब अगर डिक्लाइन की बात की जाए दिल्ली सल्तनत की, तो क्या रीज़न थे भाई। एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, की कोई भी स्टेबल तरीका नहीं था पैसे लाने का दरबार में। ठीक है। आपका उस समय मतलब इनकम का कोई एक फिक्स सोर्स नहीं होता था, ये रीज़न हुआ। रीजनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, मतलब अगर ये सुल्तान तो ज़रूरी नहीं इसका बेटा भी सुल्तान बनेगा, कोई जनरेशन्स फिक्स नहीं थी। इन्वेजन ऑफ तैमूर, वो सब लूट के ले गया। ठीक है। ग्रीड और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ नोबल, मंत्री आपस में लड़ते रहते थे। भ्रष्ट थे। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। एम्पायर बहुत वास्ट थी, इंडिया बहुत बड़ा था, कोई आपकी टेक्नोलॉजी नहीं थी सपोर्ट करने के लिए। पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, राइट। वॉर ऑफ सक्सेशन, एक तरह से दूसरा राज्य हड़पने के लिए जो है वॉर्स होते थे। पोएटिक और मिलिट्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपका एक तरह से आपका जो मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग रही और फिक्स नहीं थी। इस वजह से आपका तौर तरीके की वजह से ही आपका फेल हो गई। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। रीजनल किंगडम्स कौन कौन सी थी उस टाइम पे। और आसाम के अहोम हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ आसाम जो है तिब्बतो बर्मन, जो साइनो तिब्बत इनको बोला जाता है,
इस टाइम पे आपका मोंगलोइड जो ट्राइब हो जाएगी अहोम, यहाँ पर बर्मा तक उन्होंने जो है फैले हुए थे। उन्होंने 13th सेंचुरी में यहाँ पर हिंदुइज्ड जो है कोर्स ऑफ टाइम वो बन गए थे, मतलब हिंदू बन गए थे। और जो जो आसाम जो नाम था वो इनका यहीं से आया, ठीक है, अहोम से आसाम बना है। उन्होंने ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो था ब्यूयंस लैंडलॉर्ड वो यहाँ पर आपका ख़त्म किया। और उन्होंने फोर्स्ड लेबर जो पाइक जिनको बोला जाता था वो डिपेंडेंट थे, मतलब एक तरह से फोर्स्ड लेबर वाला जो काम था, बंधुआ मजदूरी वाला, वो यहाँ पे होता था। ईच विलेज हैज सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स टू रोटेशन, मतलब जो पाइक का रेबेलियन एक तरह से उड़ीसा में, वो भी आपको इससे डिपेंड याद कर सकते हैं आप, ठीक है। बुरंजीज और होम्स और एक तरह से ये आपके ट्राइबल गॉड उनको बोला गया, राइट। स्केल और क्लैन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू, मतलब एक तरह से कुल में डिवाइड थी, फैमिली का जो रिलेशन था उससे उसी में डिवाइड थी, ब्लड रिलेशंस में। गोंड, गोंड क्या था भाई, गोंड भी आपकी जो आपका मध्य प्रदेश और ये जो एरिया है राजस्थान, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर थी गोंड, जो आपकी ट्राइब हो गई। तो गोंड जो है वास्ट फॉरेस्ट लैंड जो थी, बहुत ज़्यादा जंगलों में रहने वाली एक आपकी ट्राइब हो जाएगी, ठीक है। गोंडवाना इसलिए इसको बोला गया है। अकबरनामा में मेंशन किया गया है गोंड किंगडम गढ़ कटंगा के बारे में, ठीक है। और ये जो किंगडम थी ये गढ़ 84 84 यानी कि 84 गांव का एक समूह होता था, बहुत, जो डिवीजन ऑफ 84 इन 12 विलेजेस, राइट। बिलोंगड, और ये फेमस क्वीन दुर्गावती जो थी वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, काफी फेमस थी, इनके बारे में बहुत जो है लिखा गया है। उड़ीसा, अब उड़ीसा में क्या थी, गजपति डायनेस्टी थी, ठीक है। गजपति डायनेस्टी इन्होंने कपिलेंद्र देवा इन 1435 में इसको एस्टेब्लिश किया। उसके बाद यहाँ पर गंगा किंग आपका भानुदेव द फोर्थ यहाँ पर आए। गजपति जो है एस्टमोलॉजिकली मींस द किंग विच एन आर्म विद एन आर्मी ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। गज हाथी को ही बोला जाता था, आपको याद हो अगर आपने मुझसे अशोका पढ़ा है तो कलिंग वॉर जो था, कलिंग में वॉर करने का क्या रीजन था, हाथी, राइट। नरसिंह देव ऑफ दिस डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड कोणार्क टेम्पल, कोणार्क जो आपका सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, वो आपको पता होना चाहिए। 5th सेंचुरी के मिड में गजपति रूलर्स ने जो है ओडिशा और यहाँ पर लोधी पीरियड के आखिर तक रूल किया था। मेवाड़ जो है, मेवाड़ आपका कहाँ है, मेवाड़ आपका राजस्थान में है, वो जिसको मेदपाट बोला जाता था, और उदयपुर के दोनों किंगडम्स को मिलाकर। और यहाँ पर आपका देखा जाए तो उनको महाराणा बोला जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ महाराजा भी, राणा कुंभा हो गए। इसके बाद राणा कुंभा ने संगीत प्रिय थे, काफी ज्यादा रसिक प्रिय, कामराज रतिसरा कुंभा ने यहाँ पर टावर, एक विक्ट्री टावर बनवाया है, कहाँ पर, चित्तौड़ में। ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संगीत शिरोमणि इनको बोला जाता था, ठीक है। और एक तरह से संगीत राज एज वेल एज वर्क लाइक संगीत मीमांसा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने कंप्लीट जो है मिडीवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत तक पूरा कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।